नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम आपको पता होगा कि पहले एक क्लास ले चुके हैं, नंबर सिस्टम अपना चल रहा है और उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज अपन दूसरी क्लास कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कोटेशन बताता हूँ। काफी अच्छा मोटिवेशनल कोटेशन लगा मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये माना पानी की थोड़ी सी कमी है राजस्थानी माटी में, ये माना कि पानी की थोड़ी सी कमी है राजस्थानी माटी में, इसलिए मुगलों का खून पिया हल्दी घाटी ने, इसलिए मुगलों का खून पिया हल्दी घाटी ने। घास फूस की रोटियां खाकर वो राणा किसी के सामने झुका नहीं, घास फूस की रोटियां खाकर वो राणा किसी के सामने झुका नहीं। पैर कटवाया फिर भी चलता रहा, पैर कटवाया फिर भी चलता रहा, वो चेतक कभी रुका नहीं, वो चेतक कभी रुका नहीं। भय मिटाकर योद्धा बनो रणभूमि बुला रही है, भय मिटाकर योद्धा बनो रणभूमि बुला रही है। जितना पढ़ सको उतना पढ़ो प्यारे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी एक साथ आ रही है। ठीक है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो प्यारे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी एक साथ आ रही है। आपको बोनस में केवीएस एनवीएस और डीएसएसबी तीनों ये बोनस में मिल रही है। ये तीनों तो आ ही रही है राजस्थान में, साथ में वो बोनस में मिल रही है। तो आपके सामने 6 वैकेंसी है, केवीएस एनवीएस और डीएसएसबी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, 6 वैकेंसी है आपके सामने। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप तैयारी करो। चलिए, एक मोटिवेशनल कोटेशन से मैंने शुरुआत की थी और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने बात की थी किसकी? एक तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनकी बात की थी हमने। एक बार मैं हल्का सा इनका रिवीजन करवा देता हूं नंबर सिस्टम में और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से, क्योंकि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड गोइंग टुवर्ड्स इनफिनिटी। जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी की ओर जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। उसके बाद में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? W से, क्योंकि होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होंगी। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन गोइंग टुवर्ड्स इनफिनिटी। तो ये पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद में पूर्णांक की बात करूं मैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? या तो Z से या फिर I से, Z या I इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? अगर इनमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिए जाएं, जैसे माइनस इनफिनिटी से लेके और -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन गोइंग टुवर्ड्स इनफिनिटी, तो ये क्या होंगे? ये पूर्णांक संख्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे। उसके बाद में परिमेय संख्या की बात करूं, परिमेय संख्या रिप्रेजेंट किससे करेंगे? परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? Q से। क्या कहते हैं इसे? रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हमने कल बात की थी कि इसमें 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी P/Q फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी क्या थी कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर, P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी? Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम Q ऑफ C यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रेशनल नंबर, ये भी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसे R-Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R-Q कहो या Q ऑफ C कहो, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रेशनल नंबर कहो, एक ही बात होती है, दोनों से ही इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको P/Q फॉर्मेट में नहीं रखा जा सके वो क्या होंगी? वो अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, जिनको P/Q फॉर्मेट में नहीं रखा जा सके। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, जैसे अंडर रूट के अंदर प्राइम प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होंगे? वो अपरिमेय संख्या होंगी, जैसे √3, जैसे √5। ठीक है, ये कुछ अपरिमेय संख्याओं के एग्जांपल थे। जैसे कि एक और लिख देता हूं मैं, 0.790790079000 एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये कल की क्लास में हो चुका था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए ये मैंने हल्का सा डिवाइड करवाया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। कल की क्लास होने के साथ ही वो अपलोड कर दिए गए थे। उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स भी उसमें शामिल हैं, और वो जो चीज यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो सारी हैंड रिटन नोट्स की फॉर्मेट में आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल आर से। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो दोस्तों वैसे तो अगर वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन पांचों संख्याओं को मिला के अगर एक सेट बनाया जाए तो वो सेट क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। लेकिन एक चीज देखो, जैसे मैंने कहा प्राकृत संख्या जैसे 5 है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। मैंने कहा जैसे 2.5, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या कैसे है? इसको मैं 2.5 को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25/10, तो परिमेय संख्या हो गई ना। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर हो उसे या तो परिमेय में या अपरिमेय में, इन दोनों में से किसी भी रूप में शामिल किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ वास्तविक संख्या की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के जो संग्रह बनाया जाएगा, जो समुच्चय बनाया जाएगा, वही क्या होगा? वही वास्तविक संख्या होगी। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या से बना समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या से बना समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। The set of rational and irrational number is called real number. The set of rational number and irrational number is called real number. रियल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? पहले ही बता चुके हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी मिलके क्या बनाएंगी? वास्तविक संख्या बनाएंगी। ठीक है, वास्तविक संख्या समझ में आई क्या होती है? ठीक है, वास्तविक संख्या समझ में क्या होती है? अगर कोई डाउट है बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हम उसको सॉल्व आउट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलकर जो समुच्चय बनेगा, जो सेट बनेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वास्तविक संख्या के बाद में हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या की। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है वो समझो। काल्पनिक संख्या इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। चलिए अब इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है अंडर द रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी? तुमने कहा क्या सर मजाक कर रहे हो, मैथमेटिक्स की तैयारी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सी बात नहीं है कि ये क्या होता है? +-4 होता है ना, +-4 होता है। कहने का मतलब है अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? +-4 होती है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं -4 का स्क्वायर करता हूं तो भी 16 आएगा, अगर मैं +4 का स्क्वायर करता हूं तो भी 16 आएगा। अब मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा -16, इसका आंसर बताओ क्या होगा? आपने कहा कि सर इसका आंसर हो सकता है -4। मैंने कहा नहीं होगा। -4 क्यों नहीं होगा? -4 का स्क्वायर करो, -4 का स्क्वायर किया तो -4 इंटू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या है? प्लस का 16 आया, माइनस का तो नहीं आया, तो फिर क्या हो सकता है? +4 तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या करें? इसका मतलब इसका अंडर रूट हम नहीं ले सकते।
इसका अंडर रूट हम नहीं ले सकते। मतलब अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो उसका हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये संख्या वास्तव में संख्या नहीं होती। ये संख्या इनका अस्तित्व नहीं होता, इनका अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये संख्या कैसी होती है? काल्पनिक होती है, काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या कैसे होती है? तुमने छोटी छोटी क्लास में निबंध लिखे होंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो, अगर मैं स्कूल का हेडमास्टर होता तो, मतलब वहां पर क्या होता? इमेजिनेशन की जाती थी, इमेजिनेशन की जाती। तो यहाँ पर भी क्या इमेजिनेशन ही है कि रियलिटी में तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है कि जहां पर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। रियलिटी में तो ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, लेकिन इमेजिन किया गया कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। अगर ऐसा हो तो मतलब क्या होगा? ये क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। तो काल्पनिक संख्या है, ठीक है, मान लिया। तो क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आयोटा से। ये आई जैसा बनाया जाता है, ये क्या होता है? आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। देखो, ऐसी संख्या जिनका अस्तित्व विद्यमान नहीं हो एवं ये संख्याएं नेगेटिव नंबर्स की पावर m/2n के रूप में हो, जहां m एवं n पूर्णांक हैं एवं n डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब ये क्या चीज आ गई? नेगेटिव की पावर m/2n। ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि जैसे देखो, मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, क्या लिया था? माइनस अंडर रूट के अंदर -16, ये एग्जांपल लिया था ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? -16 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो पावर 1/2, या कहने का मतलब पावर इस फॉर्मेट में हो। पावर कौन सी फॉर्मेट में हो? m/2n की फॉर्मेट में हो। अब वो पावर 1/2 है, यहाँ पर पावर ये -16 की पावर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/4 लिख दिया। तो कहने का मतलब है इस वाली फॉर्मेट में होनी चाहिए, इस वाली फॉर्मेट में पावर होनी चाहिए। तो इस वाली फॉर्मेट में अगर पावर होती है और अंदर साइन कैसा है? नेगेटिव, मतलब अंदर नेगेटिव नंबर्स है, तो ऐसी सिचुएशन में वो संख्या कैसी हो जाएगी? इमेजिनरी संख्या हो जाएगी। आगे बात समझ। कहने का मतलब पावर इस वाली फॉर्मेट में होनी चाहिए। कौन सी फॉर्मेट में? m/2n की फॉर्मेट में। समझ में आया? तो ये होती है इमेजिनरी नंबर। बाकी आप अगर याद रखना चाहो, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको याद अगर नहीं भी रख पाते हो तो कोई इश्यू नहीं है। तुम तो बस ये याद रखो कि अंडर रूट के अंदर जैसे -4 आ रहा है, तो अब अंडर रूट के अंदर -4 आ गया, तो यहाँ से अगर मैं इसकी पावर 4 कर, मतलब क्यूब, जैसे अंडर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, ऐसे ही √4 निकालें, √4 और इसकी पावर -16, तो कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब बहुत इजी है। क्या इजी है? कि जैसे पावर में जो भी लिखा होगा ना, जैसे 16 की -16 है, इसकी पावर में 1/, में जो भी होगा, 1/, में जो भी होगा, अपॉन में क्या होना चाहिए? अपॉन में इवन नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब है। क्यों सर? और से दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है। देखो कैसे नहीं है। मैंने लिखा अंडर रूट या क्यूब रूट -8, मैंने लिखा क्यूब रूट -8 और मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो। बहुत इजी है। कैसे निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो -2 आ गई, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 कर ले। भाई क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अभी भी माइनस बचा हुआ है और यहाँ माइनस आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू ये एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्यूब रूट -8 की वैल्यू -2 होती है। आगे बात समझे। इसका मतलब इसकी वास्तविक में कोई मतलब संख्या है, इसका कोई मान है। ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या है, इसलिए ऑड पावर को हम इमेजिनरी नंबर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए अपॉन में 2n लगाया।
m अपॉन 2n का मतलब यही है, m अपॉन 2n का मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो पावर होगी वो 1 अपॉन सम, मतलब इवन नंबर होगी, 1 अपॉन सम मतलब इवन नंबर, ठीक है। तो 1 अपॉन इवन नंबर जो भी होगा या m अपॉन n इवन नंबर जो भी होगा वो क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। समझ में आ गया? चलिए, तो अब इमेजिनरी नंबर को जैसे कि मैंने बताया था कि आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन साथ के साथ इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचें कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी संख्या जिनका अस्तित्व विद्यमान नहीं हो। द नंबर that does not exist and are in negative की पावर m upon 2n form where m and n are integer number and n does not equals to 0 is called imaginary number, ये इंग्लिश में डेफिनेशन होगी। द नंबर दैट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जिसका अस्तित्व विद्यमान नहीं है, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, एंड आर इन नेगेटिव की पावर m अपॉन 2n फॉर्म वेयर m एंड n आर इंटीजर नंबर एंड n डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्लियर? ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी। चलिए, अब आयोटा की बात कर लेते हैं कि आयोटा क्या वाला है, कैसे उनकी वैल्यू निकालते हैं, देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था जैसे अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आयोटा से, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट -9, तो ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा। अब आयोटा की जो वैल्यू होती है ना, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट -1, ठीक है, अंडर रूट के अंदर -1। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू करेंगे निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया -1। अगर मुझे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, मान लो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ऐसे करके आयोटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जहां हमें जिस टाइप में जरूरत पड़ती है उसी फॉर्मेट में हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, बस ये ध्यान रख लो, बाकी पावर ऑटोमेटिक निकल जाती है। समझ में आया? अब देखो, आयोटा के अगर मान लो आयोटा की पावर मुझे आयोटा की पावर 3 चाहिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आयोटा से, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और मल्टीप्लाई किससे किया, आयोटा से, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है कि पावर जो भी हो, जो भी चाहिए हमें वो निकाल सकते हैं, ठीक है, वो निकाल सकते हैं, पावर रटने की जरूरत नहीं होती है। आयोटा की पावर अंडर रूट -1 होती है, बस ये याद रख लो, बाकी पावर जो भी जरूरत होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था आयोटा, जो कि इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने में काम में लिया जाता है। चलिए, अब लास्ट नंबर बचता है कौन सा, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो समझो। सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। क्या होते हैं, अगर मैं एक ही लाइन में कहूं तो a प्लस आयोटा v फॉर्मेट में जो भी संख्या होंगी वो क्या होंगी, वो सम्मिश्र संख्या होंगी। अब ये क्या बोला है, a प्लस आयोटा v क्या बोला है। अब इसका मतलब हुआ a प्लस आयोटा v का मतलब हुआ, देखो यहाँ पर a के साथ में मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, a के साथ में आयोटा है क्या, नहीं है ना, प्लस के साथ में दोनों सेपरेट हो रहे हैं, प्लस के साथ में दोनों सेपरेट हो रहे हैं, a के साथ में आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये तो क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ये क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। यहां पर b के साथ में आयोटा है, b के साथ में आयोटा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर है ना, आयोटा है इसलिए इमेजिनरी नंबर हो गया। आयोटा का मतलब रूट -1 और रूट -1 है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, यहीं से हमारी क्या निकल के आ गई, डेफिनेशन किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन निकल के आ गई। कैसे, हमें तो अभी तक नहीं पता चला कि कैसे डेफिनेशन निकल गई। समझो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर,
तो मतलब क्या हुआ, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलके बनी हुई संख्या क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगी या सम्मिश्र संख्या कहलाएंगी। चलिए लिख लेते हैं इसको। और वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या किस रूप में होती है, a प्लस आयोटा b रूप में होती है। चलो एक बार इंग्लिश में और लिख लेता हूं, उसके बाद में देख लेंगे। द नंबर including real and imaginary number is called complex number. The number including real number and imaginary number is called complex number. जहां रियल नंबर भी होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर भी होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। चलिए, क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगी a प्लस आयोटा बी, जहां a और b क्या है, a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की या सम्मिश्र संख्या की या कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब संख्या के जो मोटे मोटे प्रकार थे वो हमारे हो चुके हैं। अब एक बार मैं पूरी संख्याओं के नाम लिख के और उनको बता देता हूं, उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के प्रकार और वास्तविक संख्याओं के प्रकार। ठीक है, देखिए एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। हमने देखा था पहले संख्या या नंबर। अब नंबर के हमने कुछ क्लासिफिकेशन किए थे, कौन कौन से थे, प्राकृत संख्या, उसके बाद में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसके बाद में काल्पनिक संख्या, और अब लास्ट थी सम्मिश्र संख्या। ये संख्या हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर ये संख्या हमने पढ़ी है। चलिए अब देखो, यहां पर मैं बात करूं पूर्णांक संख्या की यानी इंटीजर नंबर की, तो ये भी कुछ अलग टाइप की होती है। ऐसे ही वास्तविक संख्या रह गई इसमें, वास्तविक संख्या और रह गई, ये लो मैं लिख देता हूं यहां से, वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या भी कुछ टाइप की होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। तो अब देखो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र, ये संख्या हमने पढ़ी थी। इसमें से पूर्णांक संख्या कुछ टाइप की होती है। अब वो समझे कौन कौन से टाइप की होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं धनात्मक पूर्णांक संख्या की यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, अब जब पूर्णांक संख्या को जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ऑब्वियसली जेड प्लस से करेंगे ना, जेड प्लस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, एक सेकंड। वास्तविक संख्या को थोड़ा सा मैं सेपरेट कर देता हूं ताकि ये इसमें शामिल ना हो। ठीक है, चलिए धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, जेड प्लस यानी पूर्णांक संख्या का
धनात्मक वाला हिस्सा। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर से लेके जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब धनात्मक की बात करेंगे तो धनात्मक तो यहां से लेके और ये प्लस इनफाइनाइटी की ओर जो संख्या होंगी वही होंगी ना भाई। ये तो सारी की सारी क्या है? ये तो सारी की सारी क्या है? नेगेटिव है। और ये क्या है? जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है, जीरो तो बीच वाली होती है, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव वाले सारे नंबर क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जीरो से बड़ी सारी संख्या क्या कहलाएंगे? धनात्मक संख्या कहलाएंगी। जीरो से बड़ी सारी संख्या क्या कहलाएंगे? धनात्मक संख्या कहलाएंगी। अब यहां से एक चीज और नोट करने वाली है, मैं डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, एक चीज और नोट करने वाली है। मैंने अभी कहा कि जीरो से बड़ी सारी संख्या क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये प्लस इनफाइनिटी की ओर जा रहा है। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने इसीलिए फ्लो चार्ट बनाया, थोड़ा सा रिकॉल करो प्राकृत संख्या को, यानी कैपिटल एन को। क्या थी ये प्राकृत संख्या? सर प्राकृत संख्या थी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनिटी की ओर जा रही है। ये क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनिटी की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को मैं क्या कह सकता हूं? प्राकृत संख्या। तो सारी की सारी प्राकृत संख्या ही क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। अब कभी रटने की जरूरत पड़ेगी क्या कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि जीरो से बड़ी सारी संख्या क्या होंगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी। और जीरो से बड़ी सारी संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन गोइंग टू इनफाइनिटी। तो अब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन गोइंग टुवर्ड्स इनफाइनिटी, यही संख्या है तो क्या है? प्राकृत संख्या है। इसीलिए धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। या फिर इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। शून्य से बड़ी संख्याएं, शून्य से बड़ी पूर्णांक संख्याएं, ऐसे लिख लेते हैं। शून्य से बड़ी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसको Z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। इंग्लिश में लिख देते हैं। द इंटीजर नंबर greater than 0 is called, the number greater than 0 is called positive integer number, ठीक है। द इंटीजर नंबर ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन गोइंग टुवर्ड्स इनफिनिटी, ठीक है। तो ये हुए धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या आ जाएंगे? जैसे धनात्मक निकाले ऐसे ऋणात्मक भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंबलिक फॉर्म में है, मैं इसको शॉर्ट में Z प्लस लिख देता हूं धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है, यहाँ पर, ताकि फ्लो चार्ट में ये दिखता है। फ्लो चार्ट में एक बार फिर से बना के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना Z प्लस। दूसरा क्या आ गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या Z माइनस। तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी? जैसे अभी हमने देखा कि जैसे गोइंग माइनस इनफाइनिटी टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 गोइंग टुवर्ड्स इनफाइनिटी। तो ऋणात्मक के लिए बोला है, मतलब 0 और 0 से बड़ी सभी संख्याओं को हमें हटा देना है। 0 से बड़ी सभी संख्याओं, 0 और 0 से बड़ी सभी संख्याओं को हटा देना है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सारी ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूं कि 0 से छोटी सारी संख्या क्या होंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होंगी, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर। शून्य से छोटी सभी पूर्णांक संख्याएं, शून्य से छोटी सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z माइनस से। चलो इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। द नंबर
लेस देन जीरो इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हुई? जो 0 से छोटी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य तो अब इसमें तो शून्य में तो अकेला शून्य आ जाएगा, तो इसको तो पढ़ने की क्या जरूरत है। चलो अशून्य ले लेते हैं। अशून्य पूर्णांक संख्या यानी नॉन जीरो इंटीजर नंबर। नॉन जीरो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? अब देखो, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन गोइंग टुवर्ड्स इनफिनिटी। ये अपनी पूर्णांक संख्या थी। हमें क्या चाहिए? नॉन जीरो। अब अशून्य या नॉन जीरो नाम से स्पष्ट है, जिसमें शून्य ना हो या जिसमें जीरो ना हो वो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो या अशून्य हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से मुझे क्या हटा देना है? जीरो हटा देना है। ठीक है, तो अशून्य पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट मान लो मैं कर देता हूं Z0 से, या इससे अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? Z माइनस यूनियन ऑफ Z प्लस। क्या ये क्या हुआ? समझ में नहीं आया सर, दोबारा देखो। अशून्य का मतलब क्या हुआ? जीरो को हटा दिया, मतलब अशून्य मतलब जिसमें शून्य ना हो, तो जीरो को हटा दिया। तो इधर तो क्या बचे अपने पास? ऋणात्मक पूर्णांक बचे ना, तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इधर क्या बचे अपने पास? धनात्मक पूर्णांक बचे, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन किया, इसलिए यूनियन कर दिया। यूनियन क्या होता है? ये सेट में पढ़ लेंगे अपन क्या होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब अभी इतना समझ लो कि दोनों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया? अशून्य पूर्णांक संख्या। तो अब इसकी डेफिनेशन, शून्य के अलावा समस्त पूर्णांक अशून्य पूर्णांक संख्या कहलाती है। अशून्य पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। शून्य के अलावा जो भी संख्याएं होंगी, शून्य के अलावा जो भी पूर्णांक संख्या होंगी वो क्या होंगी? अशून्य पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अशून्य पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा Z0 इक्वल्स टू Z माइनस यूनियन ऑफ Z प्लस। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं। द सेट ऑफ नेगेटिव integer and positive integer is called non-zero integer number। ये लो, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अब देखो हमने धनात्मक पूर्णांक पढ़े, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़े, अशून्य पूर्णांक पढ़े। अब अधनात्मक और अऋणात्मक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अधनात्मक और अऋणात्मक। ये हो गया अपना अशून्य इंटीजर नंबर। अब अधनात्मक, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं। अधनात्मक और अऋणात्मक, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं। अधनात्मक पूर्णांक संख्या और अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पहले समझो इसको, जैसे माइनस इनफिनिटी से आ रहा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 और सो ऑन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अधनात्मक मतलब जिसमें धनात्मक ना हो, तो धनात्मक को हटा दो। ये लो, ये धनात्मक मैंने हटा दिया, ये धनात्मक हटा दिया, तो अभी क्या बचा अपने पास? एक तो ऋणात्मक बचा, ऋणात्मक पूर्णांक बचा, साथ के साथ में क्या बचा? 0 बचा। तो कहने का मतलब अधनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? Z माइनस यूनियन ऑफ शून्य या 0, Z माइनस यूनियन ऑफ 0। तो ये क्या हो गया? अधनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों का यूनियन किया जाए किसके साथ? 0 के साथ, या ऋणात्मक पूर्णांक और 0 का सेट बनाया जाए तो वो क्या होगा? अधनात्मक पूर्णांक होगा। ऐसे ही अगर मैं अऋणात्मक की बात करता हूं, अऋणात्मक की बात करूंगा, चलो इसको हटा देते हैं, फिर ये हटा दिया मैंने।
ये अपने पास पूर्णांक लिखे हुए हैं। अब ऋणात्मक की बात करेंगे, ये लो ऋणात्मक को हटा दिया, अभी क्या बचा अपने पास, अभी क्या बचा, एक तो 0 बचा और दूसरा क्या बचा, z प्लस बचा, मतलब धनात्मक पूर्णांक बचे। तो z ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी z प्लस यूनियन ऑफ 0। ये लो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आ गई। तो समझ में आया ना दोनों, अधनात्मक मतलब धनात्मक ना हो, ठीक है, अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक ना हो, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अधनात्मक पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे तो 0 एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय अधनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अधनात्मक पूर्णांक कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं चलो इंग्लिश में और लिखता हूं, फिर नीचे एक साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो द यूनियन ऑफ यूनियन कह सकते हो, सेट कह सकते हो, ठीक है। द यूनियन ऑफ नेगेटिव integer and 0 is called अधनात्मक मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो अधनात्मक है तो ऋणात्मक पूर्णांकों का यूनियन किससे किया था हमने, 0 से, ये लो रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ अधनात्मक पूर्णांक संख्या। चलिए अब ऋणात्मक को और ले लेते हैं, बाकी फिर अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अभी और भी बचा हुआ है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के प्रकार भी हमें पढ़ने हैं, लेकिन अभी चूंकि टाइम होने को है तो इसलिए बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने कौन सा पढ़ा था, अधनात्मक, है ना, और दूसरा कौन सा पढ़ना है अभी, ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी वो समझो। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं हो ऐसे पूर्णांक, जो ऋणात्मक नहीं हो ऐसे पूर्णांक। तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक एवं शून्य का समुच्चय अऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक और शून्य का समुच्चय अऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर and 0 is called non-negative integer number। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए धनात्मक पूर्णांक और शून्य इन दोनों को लिया है, तो इसलिए z प्लस यूनियन ऑफ 0, ये लीजिए। तो ये पूर्णांक संख्या के कुछ क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। अभी अपन वास्तविक संख्या के क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम काफी हो चुका है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आई होप कि ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं, फिर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, एकदम बेसिक से लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसकी पीडीएफ, इस क्लास की भी पीडीएफ में ऑलरेडी कल वाली क्लास के साथ में दे चुका था, ठीक है। टेलीग्राम पर वो मिल जाएगी वो पीडीएफ आपको। तो कल की क्लास और आज की क्लास का पीडीएफ आपको अवेलेबल है ऑलरेडी टेलीग्राम में, ठीक है। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।